नमस्कार। एसिक परिवार के आप सभी सदस्यों का द ऑफिसर्स लाइब्रेरी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे ईएसआई एक्ट के चैप्टर 6 का। चैप्टर 1 to 5 हम देख चुके हैं। आज हम देखेंगे चैप्टर 6 को। बिल्कुल इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को ही यहाँ रखा गया है। यह चैप्टर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड और लेंदी होता है, बट इसको यहाँ हम आपके लिए बिल्कुल शॉर्ट में और इजी लैंग्वेज में प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें चैप्टर में है एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट एंड क्लेम्स। एडजुडिकेशन का मतलब होता है न्यायिक निर्णय, जो आदेश आते हैं कोर्ट से। तो डिस्प्यूट किसके किसके बीच में? एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में, या फिर एम्प्लॉयर और कॉरपोरेशन के बीच में, कॉरपोरेशन और एम्प्लॉय के बीच में। किसी क्लेम्स को लेकर के यदि डिस्प्यूट्स होते हैं तो उसके एडजुडिकेशन के बारे में देखेंगे, कैसे कैसे किस तरह से प्रावधान किए गए हैं ईएसआई एक्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 6 एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट एंड क्लेम्स। पहला है सेक्शन 74। सेक्शन 74 कहता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एम्प्लॉय इंश्योरेंस कोर्ट, ईआई कोर्ट शॉर्ट फॉर्म में इसे कहा जाता है। शॉर्ट फॉर्म में हम इसे ईआई कोर्ट के नाम से जानते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है वह क्या पूछा गया था, मैं वो भी डिस्कस करूंगा। पहला देखते हैं, स्टेट गवर्नमेंट एस्टैब्लिशेज द कोर्ट वाया नोटिफिकेशन, यानी स्टेट गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन के माध्यम से कोर्ट की स्थापना करता है। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था कि ईआई कोर्ट यानी एम्प्लॉयज इंश्योरेंस कोर्ट की स्थापना कौन करता है? क्या स्टेट गवर्नमेंट करती है, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, क्या कॉरपोरेशन करती है? तो इस तरीके से कुछ ऑप्शंस थे। इसका सही उत्तर होगा स्टेट गवर्नमेंट एस्टैब्लिश द कोर्ट वाया नोटिफिकेशन। सेकंड पॉइंट है कोर्ट में हैव मल्टीपल जजेस, यानी उस कोर्ट में एक से अधिक जज हो सकते हैं। तीसरा है जजेस मस्ट बी जुडिशियल ऑफिसर्स और लीगल प्रैक्टिशनर विद 5 years एक्सपीरियंस। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? क्या एक से अधिक जज हो सकते हैं? तो बिल्कुल हो सकते हैं। उसके क्वालिफिकेशन के लिए प्रैक्टिशनर कितने टाइम का होना चाहिए? तो मोर देन 5 years होना चाहिए। नेक्स्ट है वन कोर्ट कैन सर्व मल्टीपल एरियाज और मल्टीपल कोर्ट कैन सर्व वन एरियाज। यहाँ दो चीजें हैं कि एक ही कोर्ट एक से अधिक क्षेत्रों को भी देख सकती है, या फिर एक से अधिक कोर्ट एक क्षेत्र को भी देख सकती है। नेक्स्ट है स्टेट गवर्नमेंट रेगुलेट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ केसेज इन कोर्ट्स। यह एसएसओ के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो एआई कोर्ट के पास जो केस आते हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन कौन करता है, कौन से कोर्ट इस केस को देखेगी। इसके लिए यह डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा। इस कोर्ट की स्थापना भी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा और इसमें मल्टीपल जजेस होंगे। एक ही कोर्ट अलग अलग क्षेत्रों के केसेस को देख सकते हैं। ये तीन चीज यहाँ से इंपॉर्टेंट था। और इसके सेक्शंस यदि पूछे जाते हैं कि एआई कोर्ट की स्थापना से संबंधित सेक्शन कौन से है, तो सेक्शन 74। तो ये 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सेक्शन 75। सेक्शन 75 कहता है मैटर्स टू बी डिसाइडेड बाय एम्प्लॉयज इंश्योरेंस कोर्ट, यानी ईआई कोर्ट के द्वारा कौन कौन से मैटर डिसाइड किए जाते हैं। पहला है डिस्प्यूट ऑन एम्प्लॉय स्टेटस, कंट्रीब्यूशन, वेजेज, बेनिफिट्स, एम्प्लॉयर लिएबिलिटी। ये 4-5 चीजें हैं। डिस्प्यूट, जब भी डिस्प्यूट होगा दो पार्टीज के बीच में, एम्प्लॉय स्टेटस को लेकर के, कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड, या वेजेस को लेकर के, बेनिफिट या एम्प्लॉयर लिएबिलिटी, इन चीजों को डिसाइड करने का पावर कोर्ट के पास है। नेक्स्ट देखते हैं क्लेम्स, जो दावा किया जाता है, क्लेम किया जाता है, क्लेम ऑफ कंट्रीब्यूशन, रिकवरी एंड अनलॉफुल बेनिफिट पेमेंट्स। इन चीजों का यदि कोई भी मैटर आता है, डिस्प्यूट होता है, तो इससे संबंधित मैटर भी ईआई कोर्ट देखेगी। नेक्स्ट है अनरिजॉल्व्ड मेडिकल इश्यूज टू बोर्ड और ट्रिब्यूनल्स। जब कोई मेडिकल इश्यूज होता है जो कि मेडिकल बोर्ड के पास जाता है, तो मेडिकल बोर्ड या ट्रिब्यूनल्स के द्वारा देखे जा चुके हैं, उसके द्वारा फिर भी अनरिजॉल्व है, वो रिजॉल्व नहीं हुआ है, तो ईआई कोर्ट इसे भी देख सकती है। नेक्स्ट है एम्प्लॉयर्स टू डिपॉजिट 50% ऑफ डिस्प्यूटेड ड्यूज। यदि कोई
डिस्प्यूट होता है कंट्रीब्यूशन को लेकर के या रिकवरी को लेकर के, और यदि वो मामला ईआई कोर्ट के पास चला जाता है तो ईआई यानी इंश्योरेंस कोर्ट क्या करेगी, 50% अमाउंट उसे डिपॉजिट करवाएगी। देन आफ्टर वहाँ सुनवाई शुरू होता है। तो ये 3-4 पॉइंट इंपॉर्टेंट थे। क्या क्या कि कोर्ट किस किस मैटर को देखेगी, तो डिस्प्यूट देखेगी, एम्प्लॉय स्टेटस, कंट्रीब्यूशन, वेजेस, बेनिफिट्स एंड एम्प्लॉयर लिएबिलिटीज। क्लेम्स किसके बारे में, तो कंट्रीब्यूशन रिकवरी एंड अनलॉफुल बेनिफिट पेमेंट्स। नेक्स्ट है अनरिजॉल्व्ड मेडिकल इश्यूज टू बोर्ड एंड ट्रिब्यूनल्स, जो बोर्ड और ट्रिब्यूनल्स के द्वारा भी अनरिजॉल्व इशू हैं, उस इशूज को भी ईआई कोर्ट देख सकती है। नेक्स्ट है एम्प्लॉयर टू डिपॉजिट 50% ऑफ डिस्प्यूटेड ड्यूज। एम्प्लॉयर यदि 50% अपने डिस्प्यूटेड ड्यूज का पेमेंट कर देता है, उसके बाद ईआई कोर्ट उस मामला को देख सकती है। यह था सेक्शन 75। नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन 76। सेक्शन 76 कहता है इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रोसीडिंग्स ईटीसी। इसमें क्या है, केसेज आर फाइल्ड इन द कोर्ट वेयर द इंश्योर्ड पर्सन वर्कड व्हेन द डिस्प्यूट अरोज। केस कहाँ फाइल किए जाएंगे, तो जिस स्थान पर वर्कर काम कर रहा था, किस टाइम, डिस्प्यूट एरोज, जिस टाइम ये डिस्प्यूट हुआ उस टाइम वो जहाँ काम कर रहा था आईपी, उसी जगह के कोर्ट में पहले केस फाइल किए जाएंगे, यह बात कहता है। नेक्स्ट है मैटर्स में बी ट्रांसफर टू अनदर कोर्ट, यानी एज पर कन्वीनियंस द मैटर में बी ट्रांसफर टू अनदर कोर्ट। यदि किसी एक कोर्ट में यह सुनवाई चल रही हो, सेम टाइम में उसे यदि चेंज करना हो किसी और कोर्ट में, तो उसे भी ट्रांसफर किया जा सकता है। दूसरा यह है कि सेम स्टेट में कभी भी ट्रांसफर हो सकता है, बट यदि स्टेट टू स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में होगा, तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बेस पर कोर्ट उसे ट्रांसफर करती है। नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन 77। 77 कहता है कमेंसमेंट ऑफ प्रोसीडिंग्स। कमेंसमेंट कैसे होगा, एप्लीकेशन मस्ट बी फाइल विद इन 3 years। यह टाइमलाइन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है कि इसका टाइमलाइन क्या है, 3 years। एप्लीकेशन मस्ट बी फाइल विद इन 3 years। नेक्स्ट है स्पेसिफिक टाइमलाइंस देखते हैं कि इस चीज के लिए कितने टाइमलाइंस है। बेनिफिट के लिए कितना है, बेनिफिट क्लेम जो होंगे विद इन 12 month और एक्सटेंडेड बाई कोर्ट, यदि कोर्ट को एक्सटेंड करती है तो ठीक है, नहीं तो 12 month इस कंडीशन में। नेक्स्ट है कॉर्पोरेशन यदि अपना ड्यूज क्लेम करती है तो उसके लिए क्लेम्स विद इन 5 years, यह 5 year का टाइम होता है। जैसे किसी कंपनी के यहाँ यदि हमारा कोई बकाया है तो हम 5 साल से पहले के ड्यूज को क्लेम नहीं कर सकते हैं, यह ड्यूरेशन 5 years का होता है। नेक्स्ट है एप्लीकेशंस मस्ट फॉलो प्रिस्क्राइब्ड रूल्स एंड फीस। कुछ रूल्स होते हैं और कुछ फीस होते हैं, उसे फॉलो करना होता है एप्लीकेशन के लिए। नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन 78 पावर्स ऑफ एम्प्लॉय इंश्योरेंस कोर्ट। कोर्ट के पावर्स क्या क्या है, तो सिविल कोर्ट पावर्स, समनिंग विटनेसेस, विटनेस को समन कर सकते हैं, इन्फोर्सिंग डॉक्यूमेंट्स और एडमिनिस्ट्रेटिंग ओथ्स, ये चीजें हैं। नेक्स्ट है फॉलोज क्या, प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट रूल्स, स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स को भी वो फॉलो करता है। नेक्स्ट है कोर्ट डिसाइड्स कॉस्ट ऑफ प्रोसीडिंग्स, कॉस्ट भी डिसाइड करता है। नेक्स्ट ऑर्डर्स आर इन्फोर्सिबल एज सिविल कोर्ट डिक्री, इसके ऑर्डर्स उसी टाइप से इन्फोर्सिबल हो गए जैसे कि सिविल कोर्ट डिक्री होते हैं। नेक्स्ट सेक्शन 79। सेक्शन 79 कहता है अपीयरेंस बाय लीगल प्रैक्टिशनर्स, लीगल प्रैक्टिशनर्स के द्वारा वहाँ अपीयरेंस होना, प्रेजेंट होना। एप्लीकेशन और एक्ट बिफोर द कोर्ट कैन बी डन बाय, किसके द्वारा, अ लीगल प्रैक्टिशनर, एक लीगल प्रैक्टिशनर हो सकता है, या दूसरा रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन ऑफिसर ऑथोराइज इन राइटिंग, ऑथोराइज हुआ होना चाहिए, अदर ऑथोराइज पर्सन विद द कोर्ट्स परमिशन, कोर्ट परमिशन दे करके किसी और को ऑथोराइज कर सकती है प्रेजेंट करने के लिए। नेक्स्ट था सेक्शन 81 रेफरेंस टू हाई कोर्ट। क्या हाई कोर्ट में भी कोई रेफरेंस जा सकता है, जी बिल्कुल। द एम्प्लॉयज इंश्योरेंस कोर्ट मे रेफर लीगल क्वेश्चंस टू द हाई कोर्ट एंड डिसाइड पेंडिंग केसेज बेस्ड ऑन द हाई कोर्ट्स डिसीजन, हाई कोर्ट के डिसीजन के अकॉर्डिंग उसे डिसाइड किया जाएगा, तो रेफरेंस हाई कोर्ट तक जा सकता है। सेक्शन 81। नेक्स्ट है सेक्शन 82। सेक्शन 82 कहता है अपील, क्या अपील हो सकती है और इसकी टाइमलाइन क्या है, तो अपील्स टू द हाई कोर्ट आर अलाउड ऑन सब्सटेंशियल क्वेश्चंस ऑफ लॉ, यदि सब्सटेंशियल क्वेश्चंस ऑफ लॉ होंगे तो ऐसे कंडीशन में वहाँ
आप अपील कर सकते हैं। कहाँ पे? हाई कोर्ट में, यह अलाउड है। और दूसरा इसका पॉइंट है, अपील पीरियड इज 60 डेज। यह एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि अपील के लिए अपील पीरियड कितना होता है, तो 60 डेज का यह टाइम पीरियड होता है। ये था सेक्शन 82। नेक्स्ट है सेक्शन 83। सेक्शन 83 कहता है स्टे ऑफ पेमेंट पेंडिंग अपील इफ द कॉर्पोरेशन अपील्स, यानी कॉर्पोरेशन यदि अपील करता है द कोर्ट में विथहोल्ड पेमेंट्स, कोर्ट पेमेंट को विथहोल्ड कर सकती है। ये यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ड्यूरिंग एन अपील, अपील के दौरान, एज डायरेक्टेड बाय द हाई कोर्ट। तो ये था चैप्टर 6 का लास्ट सेक्शन 83। अब हम 2 मिनट के अंदर हम एक बार इसका रिवीजन देखते हैं। पहला हमने देखा यहाँ पर कि 74 क्या था? ईआई कोर्ट की स्थापना। सबसे पहला इंपॉर्टेंट यहाँ सेक्शंस है, 74 सेक्शंस जो कि ईआई कोर्ट से रिलेटेड है। और ईआई कोर्ट की स्थापना कौन करता है? इस्टेब्लिश, तो स्टेट गवर्नमेंट करता है, पहला इंपॉर्टेंट। दूसरा, इसमें मल्टीपल जजेज हो सकते हैं। तीसरा, प्रैक्टिशनर का जो एक्सपीरियंस होना चाहिए मोर देन 5 ईयर होना चाहिए। नेक्स्ट है, एक कोर्ट एक से अधिक क्षेत्रों को देख सकती है या एक से अधिक कोर्ट एक क्षेत्र पर भी देख सकती है। दूसरा, स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करता है और डिस्ट्रीब्यूट करता है केसेज को इन कोर्ट्स की, कौन से कोर्ट किस केस को देखेंगे। यहाँ से इतने 4-5 पॉइंट इंपॉर्टेंट थे। नेक्स्ट है सेक्शन 75 में ईआई कोर्ट में कौन कौन से मैटर डिसाइड किए जाएंगे। इसमें पहला था एम्प्लॉय स्टेटस, कंट्रीब्यूशंस, वेजेस, बेनिफिट्स और एम्प्लॉयर लिएबिलिटी। ये 5 पॉइंट थे। नेक्स्ट है इसमें क्लेम्स, किसके बारे में? रिकवरी का, और अनलॉफुल बेनिफिट पेमेंट यदि हो गए हैं किसी को, उसके लिए। नेक्स्ट है जो मैटर मेडिकल बोर्ड या मेडिकल बोर्ड के ट्रिब्यूनल, यानी इसमें आता है एमएटी, मैट, मेडिकल का एमएटी, एमएटी के द्वारा भी, ट्रिब्यूनल के द्वारा जो अनरिजॉल्व्ड इशू है उसके लिए। नेक्स्ट है कि जब कोई डिस्प्यूट चल रहा होता है और कोर्ट में उसे जाना होता है यदि, तो एम्प्लॉयर को कोर्ट में जाने समय उसे 50% डिपॉजिट करने होते हैं, तभी वह सुनवाई की जा सकती है। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रोसीडिंग। इसमें केसेज आर फाइल्ड इन द कोर्ट वेयर द इंश्योर्ड पर्सन वर्क, यानी जहां पर वर्कर काम कर रहा होता है डिस्प्यूट के टाइम, वहीं पर केस फाइल किए जाएंगे और एक से दूसरे जगह अनदर कोर्ट में ट्रांसफर किए जाएंगे मैटर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि प्रोसीडिंग के लिए टाइम लिमिट क्या है। तो सबसे पहले एप्लीकेशन मस्ट बी फाइल विद इन 3 ईयर्स, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, बेनिफिट के लिए 12 मंथ्स, कॉरपोरेशन के लिए 5 ईयर्स, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 78 में उसके पावर्स है कोर्ट के, ये दिए गए हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है 79 में किसके द्वारा अपीयर हुआ जाएगा, अपीयर कौन होगा? अ लीगल प्रैक्टिशनर या फिर रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन ऑफिसर ऑथोराइज इन राइटिंग, ये इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट है रेफरेंस टू हाई कोर्ट। इसमें है द ईआई कोर्ट में रेफर लीगल क्वेश्चन टू हाई कोर्ट, हाई कोर्ट में लीगल क्वेश्चन के लिए रेफर किया जा सकता है। और सेक्शन 82 अपील के बारे में था कि अपील किया जा सकता है, उसका टाइम था 60 डेज। और ये फिर लास्ट, अपील के टाइम पेमेंट को विथ होल्ड किया जा सकता है। तो ये थे हमारे आज के चैप्टर 6 एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट एंड क्लेम्स। हम आगे आपको प्रोवाइड करेंगे कुछ पीडीएफ भी, जो कि शॉर्टकट में आपके लिए चैप्टर वाइज रिवीजन भी हो जाएगा आपके तैयारी के लिए। आप चाहे तो हमारे इस वीडियो के साथ साथ आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। वीडियो से शॉर्ट नोट्स यदि वो आप बनाते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। एग्जाम के टाइम से पहले मैं शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड करवा दूंगा पीडीएफ से। नेक्स्ट, इसमें एक चीज़ और जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि 1 वीक के अंदर आपको डेली टेस्ट मिल जाएगा, डेली टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे। इस डेली टेस्ट में आपका चैप्टर वाइज टेस्ट होगा, सारे सब्जेक्ट का टेस्ट आएंगे, वो भी शाम के शाम आपके ऑफिस से आने के बाद 9-10 बजे के आसपास आएगा। पर डे 15 से 20 क्वेश्चंस के होंगे। उसके साथ एक वीडियोज यदि आप देख लेते हैं चैप्टर वाइज, तो मैं मानता हूं कि उस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको रिवीजन भी करवा दूंगा। तो चलिए, थैंक यू, फिर मिलेंगे अगले चैप्टर में।
नेक्स्ट वीडियो में।